हाँ जी दोस्तों, चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका, आरटीपी एमटीपी में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, तो पॉइंट यहाँ पे जो है दो तीन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे जो है आपको पीई रेशियो गिवन है, पीई रेशियो गिवन है। और दूसरा पॉइंट आपके पास में कि रिटेन अर्निंग गिवन है लेकिन लास्ट में। ठीक है, तो नॉर्मल स्टूडेंट ये लाइन तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, इसे इग्नोर ही कर देते और इसे देखे बिना ही क्वेश्चन सोल्व कर देते। और जैसे ही ये पूरा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे इस लाइन को देखे बिना, तो पूरे का पूरा सॉल्यूशन गलत आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट डाली गई है, जो लास्ट में डाली गई है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बट स्टूडेंट इग्नोर कर दे, इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक पूरे का पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2 बार प्रैक्टिस लिख के करिएगा ताकि ये क्वेश्चन बैठ जाए दिमाग में। ठीक है, इसके हर एक कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर, जो भी आपका है। ठीक है, ईबीआईटी भी कह सकते हैं, पीबीआईटी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। अर्निंग बिफोर या फिर प्रॉफिट बिफोर, जो भी आप नाम कहें, दोनों एक ही चीज़ होता है। कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किसी कंपनी का गिवन है, कंपनी का नाम भी है क्वालिटी ऑटोमेशन, जो भी नाम है, नाम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम तो बदलते रहेंगे। ठीक है, तो कहते हैं किसी कंपनी का पूरे का पूरा थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट आपको गिवन है। कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 52 लाख रुपीज़ गिवन है। इंटरेस्ट इस पे कितना लगा, इंटरेस्ट माइनस होके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स 50% है, ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स 50% है। टैक्स रेट ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, इसलिए टैक्स रेट आप हाईलाइट कर लीजिए कि टैक्स रेट तो इतना ही रहेगा, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें भी टैक्स रेट तो यही रहना है, 50%। ठीक है जी, कहते हैं टैक्स आपके पास में 50% कटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा, नंबर ऑफ शेयर मतलब कि इक्विटी शेयर होता है, वो तो आपको पता ही है। कहते हैं डिवाइड करा, ईपीएस मिल गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में आपको पीई रेशियो भी गिवन है। ये पीई रेशियो गिवन होने का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन में आप डिसीजन, अगर पूछा गया है कि डिसीजन लीजिए कौन सा प्लान बढ़िया है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो डिसीजन ईपीएस के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। नॉर्मली हम ईपीएस के बेसिस पे ही लेते हैं कि जिस भी अल्टरनेटिव का ईपीएस सबसे ज़्यादा होता है वही बेस्ट प्लान होता है, ये नॉर्मली। बट जब पीई रेशियो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि वो आपको कह रहा है कि अब आप ईपीएस के बेसिस पे नहीं, एमपीएस के बेसिस पे जो है अपना डिसीजन देंगे। मतलब कि एमपीएस जिस भी अल्टरनेटिव का सबसे ज़्यादा होगा वही बेस्ट प्लान माना जाएगा। ये पॉइंट आपके पास में होता है। ठीक है, खैर ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है तो इतना यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है, मेरा काम है क्वेश्चन को समझाना और उसका सॉल्यूशन करवाना। ठीक है जी, तो आप ये ऑलरेडी पढ़ के आ रहे होगे, बस मैं तो यहाँ पे याद करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। कहते हैं कंपनी इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, और जिनका टोटल कैपिटल जो आउटले है वो 40 लाख रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, तो 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, कोई एक प्लान कंपनी को मिला है जिस प्लान का टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, उसमें 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपीज़। कहते हैं यू आर इन्फॉर्म डेट कि अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब भी यहाँ पे दे रखा है कि डेप्ट डिवाइड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। ठीक है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो वही जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ते हैं, वही आपके पास में रेशियो। ठीक है, जो यहाँ पे यूज़ करा गया है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। तो कहते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसका मतलब ऑलरेडी गिवन है, फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है कि डेप्थ डिवाइड बाय डेप्थ प्लस इक्विटी, जिसे हम डेप्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं, अगर वो 35% से ज़्यादा हो गया, हायर देन 35%, 35% से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कहता है तो आपको के 12.5% लेना है। अब इसका मतलब भी वो डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन लिखी गई है, इस लाइन का मतलब भी वो वापस से डिटेल में बता रहे हैं। ये जो लाइन कि डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसका मतलब होता है डेप्ट डिवाइड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी, अगर वो 35% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो के आपको कितना लेना है, 12.5% लेना है। इसका मतलब और ज़्यादा डिटेल में ये बता रहे हैं।
ठीक है। और इसका मतलब और ज़्यादा डिटेल में क्या कह रहा है, कहता है कि मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, आपको पीई रेशियो 8 ले लेना है। अभी पीई रेशियो कितना है देखिए ज़रा, 10 है। अभी का पी रेशियो 10 है, लेकिन अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो जो है 35% से ज़्यादा चला गया तो आपको पी रेशियो कितना लेना है, 8। ये इसका मतलब है किसका, ये जो लाइन लिखी गई है ऑरेंज में, इसका मतलब है कि पी रेशियो आपको 8 लेना है। ये आपका इसका मतलब निकल के आता है, ठीक है। और ध्यान रहे आपको बोरोइंग जो करी है वो 14% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी की जो नॉर्मल बोरोइंग चल रही है वो 12% चल रही है, देखिए, ठीक है। अभी की नॉर्मल कंपनी जो भी बोरोइंग कर रही है, जो भी डिबेंचर इशू वगैरह कर रही है, उस पर इंटरेस्ट वगैरह नॉर्मली 12% चल रहा है। लेकिन अगर 35% से ज़्यादा चला गया डेप्ट इक्विटी रेशियो तो पी रेशियो 8 लेना है और बोरोइंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो 14 लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि के ई 12.5% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी रेशियो 8 हो जाएगा, ठीक है जी। ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है। और नीचे आपको कहा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है दो चीज़ें। अगर एडिशनल फंड, एडिशनल मतलब कि 40 लाख रुपीज़, एडिशनल फंड मतलब कि 40 लाख रुपीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है कंपनी को, ठीक है। तो कहता है अगर एडिशनल फंड हम राइज करें लोन से, ठीक है, तो क्या होगा। और अगर एडिशनल फंड जो है वो राइज किया जाए इक्विटी शेयर से, ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर। तो दो अल्टरनेटिव्स आपको गिवन है, या तो लोन से इशू कर देंगे, ठीक है, लोन से मतलब कि लोन वगैरह ले लेंगे 40 लाख रुपए के लिए, और दूसरा कहता है कि इक्विटी शेयर इशू कर देंगे और 40 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे। ये पॉइंट आपको कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे नोट आपको एक चीज़ दे रखी है। नोट में क्या है, कहते हैं कि रिटेन अर्निंग आपके पास में ऑलरेडी है, कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है कितनी की, 1.2 करोड़ रुपीज़ की, ठीक है। 1.2 करोड़ रुपीज़ की रिटेन अर्निंग आपको यहाँ पे गिवन है, जो कि इस क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपके पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है जी। लास्ट में गिवन है बट नॉट लिस्ट, ये आपके पास में नोट, ठीक है। तो पूरे का पूरा ये क्वेश्चन हो जाता है। आइए इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन बन सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 14, दो ही अल्टरनेटिव है तो दो कॉलम बनानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो फॉर्मेट प्रिपेयर कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ द कंपनी, जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं। तो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ द कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ द जो भी नाम है वो आप लिखिए, ठीक है। और फॉर्मेट प्रिपेयर कर देंगे पर्टिकुलर यहाँ पे, पर्टिकुलर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखेंगे वो इन रुपीज़ होगी, ठीक है, वो भी हमने दिखा दिया। कहते हैं अल्टरनेटिव में दो ही अल्टरनेटिव है, ठीक है। अल्टरनेटिव्स में दो ही है, एक लोन है और एक इक्विटी है। इस बार ए बी सी डी ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली नाम ही दे रखा है कि आपके पास में लोन है और एक इक्विटी प्लान है, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं, लोन प्लान है एक, लोन, ठीक है। कहता है 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, लोन से ले लो या फिर इक्विटी से, ठीक है जी। ये लीजिए पूरे का पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया, बस अब लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और अपना जो है सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मेट सबसे पहले प्रिपेयर कर देते हैं। ईबीआईटी से स्टार्ट होता है क्योंकि ईबीआईटी की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है जी। तो आइए ईबीआईटी से स्टार्ट होगा हमारा फॉर्मेट। ईबीआईटी लिख देता हूँ, पीबीआईटी भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर आप लिख सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है जी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड आपके पास में टैक्स, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, जो कि इस बार इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि नॉर्मली 12% है, लेकिन अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो 35% से ज़्यादा चला गया तो 14% लेना है, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर, रिटेन अर्निंग का पॉइंट, इंटरेस्ट का पॉइंट, ठीक है। तो दो तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पूरे का पूरा क्वेश्चन बन जाता है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करा तो आपको मिल जाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स जिसे हम कहते हैं, और टैक्स इसमें से माइनस करेंगे। टैक्स रेट ऑलवेज सेम रहता है, जो कि क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है फॉर्मेट के अंदर, @50%। ठीक है, तो टैक्स रेट आपके पास में 50% है, वो तो अपने को पता ही है। तो जैसे ही 50% माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप जो है क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड नॉर्मली माइनस होता है, लेकिन अगर हम अल्टरनेटिव देखें तो एक लोन है, एक इक्विटी है। प्रेफरेंस शेयर का पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को ही हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मान के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स ही क्या बन जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी। और अर्निंग फॉर इक्विटी को हम डिवाइड करते हैं अगर नंबर ऑफ शेयर से, और नंबर ऑफ शेयर कौन से आपको पता ही है सर, नंबर ऑफ शेयर यानी कि आपके पास में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ शेयर मतलब कि इक्विटी शेयर, या फिर आप पूरे का पूरा ही लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस तरीके से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जैसे ही आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया आपको मिल जाएगा EPS। ठीक है, अब नॉर्मल क्वेश्चन तो यहाँ पे EPS पे ही ख़त्म हो जाता है कि जिस भी अल्टरनेटिव का EPS सबसे ज़्यादा है वही बेस्ट प्लान मान लिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में PE रेशो गिवन है, इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि भाई MPS के बेसिस पे ही डिसीजन लिए जाएंगे, PE रेशो आपको गिवन है इसलिए। ठीक है, और जब PE रेशो गिवन होता है तो हमें कुछ करना नहीं होता, EPS से मल्टीप्लाई कर देना होता है PE रेशो को। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, MPS। PE रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, MPS। ये चैप्टर नंबर 3 में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि MPS का फॉर्मूला क्या है, MPS का फॉर्मूला है EPS इंटू PE रेशो। ठीक है, तो आपके पास में मार्केट प्राइस पर शेयर, लो जी, तो अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं PE रेशो से, प्राइस अर्निंग रेशो, और डिवाइड आपके पास में जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिल जाता है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है जी, तो ये पूरे का पूरा फॉर्मेट सबसे पहले हमने प्रिपेयर कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो EBIT क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको गिवन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चीज़ गिवन है EBIT, ये एग्जिस्टिंग है, ये तो अभी करंटली, ये प्रेजेंट अभी जो कंपनी का EBIT है वो है। दिक्कत वाली बात ये है कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो आफ्टर प्लान बना रहे हैं, मतलब कि उनके पास जो भी अल्टरनेटिव है उसे अप्लाई करने के बाद का EBIT कितना होगा वो हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे जो EBIT लिखा जाता है वो आफ्टर अप्लाइंग प्लान होता है। ये जो EBIT गिवन है 52 लाख रुपीज़, ये तो पहले का है, अभी तो प्लान अप्लाई भी नहीं हुआ। प्लान के बारे में तो अभी नीचे डिस्कशन हो रहा है कि 40 लाख रुपए का प्लान है और उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये 52 लाख रुपीज़ जो EBIT है वो यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि 52 लाख रुपीज़ में और भी प्रॉफिट होगा इस प्लान से, इस प्लान से जो प्रॉफिट होगा, इस प्लान से जो EBIT मिलेगा वो भी 52 लाख में ऐड करना है, तब जाके आपको जो आंसर मिलेगा उस आंसर को हम क्या कहेंगे, रियल EBIT, एक्सपेक्टेड EBIT उसे हम कहते हैं, और वो हमें यहाँ पे लेना है। 52 लाख रुपीज़ तो ओल्ड है, उसमें न्यू ऐड करके जो न्यू एक्सपेक्टेड EBIT आएगा वो हमें चाहिए। इसके लिए वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेक्टेड EBIT गिवन नहीं, अभी तक के क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था। ठीक है, कि एक हमने अभी लास्ट क्वेश्चन ही देखा कि जहाँ पे ओल्ड EBIT तो गिवन ही था, ठीक है, कि करंटली EBIT कितना कमा रहे वो भी गिवन था, प्लस आपको गिवन था न्यू EBIT भी कितना है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया था। ठीक है, और एक्सपेक्टेड EBIT निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि ओल्ड EBIT तो गिवन है 52 लाख रुपीज़, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट में जो 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है उसके अंदर EBIT कितना मिलेगा ये क्वेश्चन ने नहीं दिया। ठीक है, इसलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी पड़ रही है। आइए तो कहते हैं वर्किंग नोट में चले जाते हैं। वर्किंग नोट,
और वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में ये वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 1 किस लिए बना रहे ये भी आपको ऊपर हेडिंग ज़रूर लिखना है ताकि आपके पास में क्लैरिटी रहे कि वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए बनाया गया है। कहते हैं EBIT के लिए, ठीक है। और EBIT भी आपको प्रॉपर लिखना है तो एक्सपेक्टेड EBIT इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि EBIT मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ओल्ड न्यू, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड EBIT निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड EBIT चाहिए हमारे पास। ओल्ड EBIT तो हमारे पास में ऐसा ही पड़ा हुआ है 52 लाख रुपीज़, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए 52 लाख रुपीज़ तो चलो है, न्यू प्रोजेक्ट जो 40 लाख रुपए का है उसमें कितना EBIT है वो भी चाहिए हमको, ताकि वो 52 लाख रुपीज़ में वो ऐड कर दे और हमारे पास में क्या आ जाए, हमारे पास में एक्सपेक्टेड EBIT आ जाए, ठीक है। तो कहते हैं कि 52 लाख रुपीज़ आप जो EBIT कमा रहे हैं वो कितने में कमा रहे हैं वो परसेंटेज ले लो, वही परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन ने बताया नहीं कि 40 लाख रुपए में कितना हमारा EBIT होगा, ये तो पहले क्लियर ही है, हमारे पास में नहीं बताया क्वेश्चन ने, इसलिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। देखिए 2 ही तरीके होते हैं। पहला, ये तो डायरेक्ट पहला तरीका है कि वो क्वेश्चन ही खुद डायरेक्टली बता दे कि कितना EBIT रहेगा। फॉर एग्जांपल वो डायरेक्टली बता दे कि 10 लाख EBIT होगा या फिर 12 लाख होगा, या फिर परसेंटेज दे देंगे कि 10% EBIT इसका रहेगा, 12% रहेगा, वगैरह वगैरह। ये पहला तरीका है कि डायरेक्टली गिवन हो, आप डायरेक्टली अप्लाई करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं बताएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया EBIT के बारे में, न्यू EBIT, ओल्ड तो गिवन है, न्यू EBIT के बारे में नहीं बताया। ये जो 40 लाख रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट है उसमें से कितना कमाएंगे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ओल्ड EBIT का परसेंटेज है वो निकाल लेते हैं और मान के चलते हैं कि 40 लाख रुपए भी वही परसेंटेज के हिसाब से हम कमाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो 52 लाख रुपीज़ है ये टोटल इन्वेस्टमेंट का 12% है, ठीक है। कि जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसका 12% हम कमाए और वो 12% 52 लाख रुपीज़ है। तो कहते हैं कि हम आज भी 12% ही कमाएंगे, 40 लाख इंटू 12% कर देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस हम ये करते क्या है, 52 लाख रुपीज़ का परसेंटेज निकाल लेते कि ये 52 लाख रुपीज़ आखिर टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है, ठीक है। तो बस यहाँ पे करना क्या होता है कि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते कि 52 लाख रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है, ठीक है। तो कहते हैं 52 लाख रुपीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम यहाँ पे परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज कहते हैं जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हैं। तो कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ है। अब टोटल का मतलब होता है इसमें इक्विटी भी आ गया, इसमें डेब्ट भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर वगैरह है तो वो भी आ जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो इक्विटी और डेब्ट दोनों चीज़ें लेनी है आपको, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास में पूरा स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला होता है कि भाई EBIT लेना है, EBIT और डिवाइड बाय कर देना है टोटल आपके पास में जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं कि EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, और जिसका मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया कैपिटल एम्प्लॉयड का, कहता है जितने भी इक्विटी है अमाउंट, ठीक है, जितनी भी इक्विटी कैपिटल है, जितना भी डेप्थ है, जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तीनों का टोटल कर देना है। प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो यहाँ पे इक्विटी और डेप्थ ले लेंगे, ठीक है जी। तो कहते हैं बताइए EBIT कितना है। ध्यान रहे ये कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं, वापस से याद करवा दूँ कि हमें पुराना जो अभी EBIT है उसका परसेंटेज जानना है कि एग्जैक्टली उसका परसेंटेज है कितना, ताकि हम 40 लाख मल्टीप्लाई कर दे वो परसेंटेज और हमारे पास में क्या आ जाए सर, न्यू EBIT मिल जाए, और न्यू और ओल्ड दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सपेक्टेड EBIT मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ओल्ड EBIT का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे EBIT कितना है, 52 लाख रुपीज़, जिसका हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो कहते हैं 52 लाख रुपीज़
यहाँ पे आपके पास में लिख दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड तब कितना था, तो कहते हैं कि इस टाइम पे डेप्थ इक्विटी कितना था, प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, तो डेप्थ और इक्विटी कितना था वो बता दीजिए। तो कहते हैं इक्विटी तो ऐसे ही मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे कहते हैं 8 लाख शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 10 रुपये वाले खुद बता रहा है 10 रुपये वाले शेयर्स है, तो 8 लाख इंटू 10 करेंगे तो इक्विटी आपको मिल जाएगा 80 लाख रुपीज़। तो आपके पास में इक्विटी तो पता है आपको 80 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो कहते हैं इक्विटी रुपीज़ 80 लाख है, 80 लैक्स, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जब हम इक्विटी कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी प्लस डेप्थ प्लस प्रेफरेंस। तो जब हम इक्विटी वर्ड बोलते हैं तो इक्विटी का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो है ही, साथ में अगर कोई कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है तो रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का ही पार्ट होता है। अगर रिटेन अर्निंग है तो उसको भी लेना है, ठीक है। कहते हैं लास्ट में आपको ये पॉइंट गिवन था जो स्टूडेंट ऑब्वियसली नॉर्मली इग्नोर करते रहते और जिसकी वजह से पूरे का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग गलत है तो एंड तो ऑब्वियसली गलत ही आएगा। ये रिटेन अर्निंग इक्विटी का ही पार्ट होता है जो आपको इक्विटी के साथ लेना है, ठीक है। कहते हैं रुपीज़ 1.2 करोड़। जो स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, ठीक है, 1.2 करोड़ आपके पास में, तो ये टोटल इक्विटी आ गया। अब डेप्थ ऐड कर देते, प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, डेप्थ ऐड कर दो ताकि कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास में मिल जाए। डेप्थ कितना है तो डायरेक्टली नहीं गिवन है लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। देखिए कहता है 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 12 लाख रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है। आप समझिए कि कोई टोटल अमाउंट है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 12% तो आपको 12 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो वो टोटल अमाउंट कितना होगा तो ऑब्वियसली आप आराम से निकाल सकते हैं। कहते हैं कि सर कोई अमाउंट है, ठीक है, डेप्थ का अमाउंट, ये अमाउंट ही तो हमें चाहिए। कहते हैं इंटू 12% अगर मैं करूँ तो आपको मिलता है 12 लाख रुपए। तो ये अमाउंट कितना होगा क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यहाँ पे अमाउंट ऐसे रहेगा, ये 12% उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 12 लाख डिवाइड बाई 12%, और जैसे ही 12 लाख डिवाइड बाई 12% करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, आपको मिल जाएगा अमाउंट, और यह अमाउंट क्या है सर? डेप्थ का अमाउंट। क्लियर है? तो कहता है ये 1 करोड़ आ रहा है, तो रुपीज़ 1 करोड़, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हो जाता है, बस जैसे ही आप ये डिवाइड बाय वगैरह करेंगे आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और सॉल्यूशन बस इतना आसान से कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली। तो कहते हैं 80 प्लस 1.2 करोड़ है और 1 करोड़ है, तो टोटल मिला के आपके पास में 2 और 3 करोड़ हो जाते हैं। तो 52 लाख डिवाइड बाई 3 करोड़ डिवाइड बाय आपके पास में 3 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे आपके पास में जो परसेंटेज आ गया वो 17.33% या फिर 0.1733, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। परसेंटेज में लिखिए या फिर पॉइंट में लिखिए, ये आपके पास में आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास में आंसर आ रहा है, ये लीजिए, ओके। ये पॉइंट आपके पास में 17.33% आ रहा है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया कि 17.33% आपके पास में क्या है सर? EBIT का परसेंटेज। मतलब कि ये 52 लाख रुपीज़ कैसे आया? कहता है कि टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 17.33% अगर करो तो 52 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं 40 लाख रुपीज़ भी ऐसा ही कमाया, ठीक है। 42 लाख रुपये 40 लाख रुपीज़ पे भी ऐसा ही कमाएंगे। 40 लाख इंटू 17.33% करे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा न्यू EBIT। लेकिन ICAI का कहना है कि आप इस तरीके से ना करिए, मतलब कि 2 तरीके हो सकते हैं। या तो पहला तरीका कि 17.33% मिल गया, 40 लाख इंटू 17.33 करिए, 40 लाख इंटू 17.33%। तो अगर यहाँ पे 17.333 इस तरीके से करें तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे? कहते हैं 6,93,333, इस तरीके से आंसर आ रहा है। उसे 52 लाख रुपीज़ में ऐड कर देंगे तो एक्सपेक्टेड EBIT मिल सकता है। ये आपके पास में पहला तरीका है। लेकिन ICAI का कहना है इस तरीके से नहीं करेंगे हम, ठीक है। डिफरेंस आ जाएगा बेसिकली इस तरीके से करेंगे तो ICAI के हिसाब से, ठीक है। वैसे ये गलत तरीका नहीं है, लेकिन ICAI का कहना है कि आपको सबसे पहले 17.33% मिल गया सर, बिल्कुल। अब एक्सपेक्टेड EBIT का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड EBIT का मतलब होता है न्यू EBIT प्लस ओल्ड EBIT, ठीक है। तो कहते हैं बस
उसी को फॉलो करते रहिए। मतलब इस तरीके से कहते हैं कि सर ये चीज़ तो चलो ठीक है, आपके पास में ये कंप्लीट हो गया, 17.33% भी आपको मिल गया। अब आपको करने के लिए क्या कह रहा है, करने के लिए ये कह रहा है कि आपके पास में 17.33% वापस से टोटल इन्वेस्टमेंट पे लगाइए, ताकि आपको जो है टोटल एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मिल जाए। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कैसे मिलेगा, कहते हैं एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कैसे मिलेगा, तो कहते हैं आप एक काम करिए, अभी का जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेटेस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के बाद लेटेस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, तो कहते हैं 3 करोड़ तो पहले से ही था। देखिए 40 लाख अगर प्लान अप्लाई कर देते तो 40 लाख और बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे वो लोन से है चाहे वो इक्विटी से है, वो तो बात की बातें हैं, हमारे पास 2 प्लान है, लेकिन 40 लाख रुपए हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो अब कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ 40 लाख। ठीक है, तो कहते हैं जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया अब लेटेस्ट, ठीक है, तो कहते हैं प्रपोज या फिर एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड आप लिख सकते हैं, प्रपोज्ड या फिर एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो प्रपोज लिखिए या फिर एक्सपेक्टेड, प्रपोज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रपोज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें मिला 17.33%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, तो बताइए प्रपोज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो सर 3 करोड़ तो पहले से ही था, 40 और बढ़ जाएगा, तो कहते हैं 3.4 करोड़, 3.40 करोड़, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे रेट आपके पास में 17.33%। ये आईसीआई का तरीका है, ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहले ही बता देता हूँ, तो 3.40 लाख रुपीज़, मतलब कि 3 करोड़ 40 लाख रुपीज़ इंटू 17.33% करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 58,92,200। ठीक है, 58,92,200। ठीक है, ये आपको तरीका फॉलो करना है, आईसीआई भी यही तरीका फॉलो करता है और आपको भी यही तरीका फॉलो करके आना है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे पहले परसेंटेज निकालिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, और फिर आप क्या करेंगे सर, प्रपोज कैपिटल एम्प्लॉयड पे ये परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। यही तरीका फिक्स रहेगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा, सेम। ठीक है, कि सबसे पहले परसेंटेज निकालो, 17.33% हमने निकाला, उसके बाद प्रपोज कैपिटल एम्प्लॉयड पे ये परसेंटेज अप्लाई कर दो। प्रपोज का मतलब होता है कि भाई पहले का इन्वेस्टमेंट जितना भी है उसमें ऐड कर दो लेटेस्ट प्लान का जो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.40 करोड़ रुपीज़ आपके पास में आ गया था, जिसमें हमने ये परसेंटेज अप्लाई किया और आपके पास में ईबीआईटी आ चुका। अब ईबीआईटी जैसे आ चुका, बस यहाँ पे काम खत्म, 58,92,200, तो ईबीआईटी की जगह लिख देंगे। ठीक है, और ईबीआईटी कंपनी का होता है, इसलिए हर एक अल्टरनेटिव के लिए ईबीआईटी तो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो कहता है 58,92,200। ठीक है, लीजिए, तो 58,92,200। ठीक है जी, लीजिए, इसके बाद इंटरेस्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक के क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट एक ही था, हम अप्लाई करते थे और आंसर आपके पास में आ जाता था। लेकिन ऐसा है कि सर अब इंटरेस्ट का रेट बदलेगा। ठीक है, अब जो न्यू, पहले का तो जो 12% लग रहा था, 12 लाख रुपए, वो तो इंटरेस्ट लगना ही लगना है, वो तो ओल्ड। न्यू में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू में ऐसा है कि ये जो 40 लाख रुपए है, अगर आपने लोन से लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इक्विटी में तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी में आपको कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, वो पुराना वाला जो है वो पे करना है। तो यहाँ पे तो लिख देता हूँ 12 लाख रुपए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जो पुराना चल रहा है इंटरेस्ट रेट वो आपको पे करना है। पुराना आपने कोई लोन वगैरह ले रखा होगा तो जिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट 12 लाख बन रहा है, वो आप पे करेंगे। दिक्कत है लोन के अंदर कि अगर लोन में नया इंटरेस्ट आपको पे करना है तो उस पर कौन सा परसेंटेज लगेगा, 12%
या फिर 14%, 12% लगेगा या फिर 14% लगेगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। क्योंकि 14% के लिए एक कंडीशन है, वो आपको देखनी है। अगर वो कंडीशन के ऊपर चले गए तो 14% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वरना आपको 12% ही पे करना है। और कंडीशन क्या है, कहता है डेब्ट इक्विटी रेशियो ज़रा चेक करिए, क्या वो 35% से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। हायर देन लिखा है, हायर देन 35%, ठीक है। तो वो एक बार के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। ये वर्किंग नोट का हम रेफरेंस दे रहे हैं कि EBIT का वर्किंग नोट है 1, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, ये रेफरेंस, ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 1, और इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 पे चले जाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 2 पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए, कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाइए। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है जी। चलिए, तो कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में ऐसा है कि हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब उन लोगों ने खुद दे रखा है, आपको कोई सोचने की या फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहता है डेब्ट डिवाइड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डेप्थ बताइए कितना है सर। डेप्थ तो हमने पहले ही एक ओल्ड डेप्थ तो हमारे पास में कितना है वो कैलकुलेट करके ही रखा था। कितना आया था ओल्ड डेप्थ, 12 लाख डिवाइड बाई 12%, वो तो हमने कराई था 1 करोड़। ये पहले से ही डेप्थ अवेलेबल है, ठीक है। हमने पहले पुराना कोई डेप्थ ले रखा होगा, ठीक है, वो चीज़ है 1 करोड़। अब कहते हैं और कितना डेप्थ हो जाएगा, तो कहते हैं प्लान अगर 1 अप्लाई किया तो लोन से ही और डेप्थ ले रहे तो 40 लाख और बढ़ जाएगा, तो टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है। तो कहते हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो चेक कर रहे हैं, तो हेडिंग दे देंगे डेप्थ इक्विटी रेशियो, ठीक है। जो यहाँ पे क्या है, डेप्थ इक्विटी रेशियो। और डेप्थ इक्विटी रेशियो चेक क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जानना चाहते हैं कि कहीं ये 35% से ज़्यादा तो नहीं गया। अगर 35% से ज़्यादा चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 35% से ज़्यादा चला गया तो कहते हैं आपके पास में पी रेशियो 8 हो जाएगा, और ये आपके पास में 14% हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। अभी नॉर्मली 12% चल रहा है, और 12% ही चलता अगर 35% के अंदर रहोगे तो कहते हैं प्लान में सबसे पहले दोनों प्लान में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लान नंबर 1 में सबसे पहले देख लेते हैं प्लान कौन सा लोन का जो है वो सबसे पहले चेक करते हैं, लोन का, ठीक है। तो अगर प्लान लोन से अगर आपने करा है तो उसका डेप्थ इक्विटी रेशियो कैसे बनेगा, तो अगर लोन से लिया है, ठीक है, तो डेप्थ डिवाइड बाय डेप्थ प्लस इक्विटी क्या बनेगा, तो सिंपल है। कहते हैं डेप्थ डिवाइड बाय डेप्थ प्लस इक्विटी यहाँ पे बनेगा, डेप्थ कितना है, तो कहता है डेप्थ आपके पास में बनेगा, यहाँ पे डेप्थ कितना था 1 करोड़ पहले से था, ठीक है। और 40 लाख और बढ़ जाएगा क्योंकि प्लान आपका डेप्थ से ही लेना है, और भी 40 लाख डेप्थ से ही लोगे, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपीज़, 1 करोड़ 40 लाख रुपीज़। क्या बात समझ में आ रही है। 40 लाख भी डेप्थ से ही लिया है, इसलिए 1 करोड़ तो पहले से ही था, 40 भी डेप्थ से ही ले रहे हो क्योंकि प्लान नंबर 1 में 40 लाख रुपीज़ डेप्थ से आ रहा है। अगर इक्विटी वाला प्लान होता तो यहाँ पे 1 करोड़ ही आता, क्योंकि 40 लाख रुपीज़ तो इक्विटी से आ रहा है, तो टोटल डेप्थ कितना होता है 1 करोड़। इसलिए प्लान 2 में डेप्थ कितना है 1 करोड़, प्लान 1 में 1 करोड़ 40 लाख रुपीज़ है। ये एकदम से क्लियर होना चाहिए, बच्चों वाली बातें हैं। और कहते हैं डिवाइड बाय डेप्थ प्लस इक्विटी करना है, तो डेप्थ तो उतना ही है, ठीक है, डेप्थ तो 1.40 करोड़ है, प्लस इक्विटी करना है। इक्विटी कितना है वो बताइए सर। कहते हैं इक्विटी तो भाई पहले से जो पढ़ा है वही पढ़ा है। इक्विटी कितना है 80 लाख रुपीज़। क्या सच में इक्विटी 80 लाख रुपीज़ है, ध्यान से बात सुन के अच्छे से समझ के दीजिएगा आंसर। क्या इक्विटी 80 लाख रुपीज़ ही है या फिर कुछ और है सर? नहीं, 80 लाख रुपीज़ नहीं है। अभी अभी तो सर आपने बताया कि सर इक्विटी में रिटेन अर्निंग मिक्स होता है, ठीक है, इसलिए रिटेन अर्निंग कभी नहीं भूलना है। तो 80 लाख रुपीज़ तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, 80 लाख रुपीज़, बट उसमें ऑलवेज रिटेन अर्निंग भूलना नहीं है, रुपीज़ 1.2 करोड़,
इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग ऑलवेज, ठीक है। तो ये पॉइंट बन जाता है। देख लीजिए ज़रा 35% से एक्सीड तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, अगर नहीं कर रहा है तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, जो पुराना चल रहा है वही चलेगा। 12% इंटरेस्ट रेट, पी रेशियो 10, वही चलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार के लिए। 1.4 करोड़ है और ये आपके पास में 2 करोड़ हो जाएगा, तो 3.4 करोड़ हो जाएगा। तो 1.4 डिवाइड बाई 3.4 यह आपके पास में, और यहाँ पे एक्सीड कर देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा है 41.176 या फिर 41.18% भी आप कह सकते हैं। ये परसेंटेज आ रहा है जो कि 35% को एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो कंडीशन है ये वाली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन कौन कौन सी है, तो सिंपल है। कंडीशन आपको कहा गया है कि भाई अगर आप 35% से एक्सीड कर गए तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी आपके पास में। कहते हैं कंडीशन कुछ इस तरीके से है। क्या है कंडीशन? कहते हैं कंडीशन ये है कि सबसे पहले जो पी रेशियो आप 10 ले रहे थे, अब 10 नहीं ले पाएंगे, 8 लेंगे, ठीक है। तो कहते हैं सबसे पहली कंडीशन कि पीई रेशियो जो है वो आप कितना लेंगे, 8। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि सर इंटरेस्ट रेट 12% ही लेते अगर 35% से एक्सीड नहीं गए होते तो, लेकिन आप तो 35% से एक्सीड चले गए, तो पी रेशियो 8 लेना है और इंटरेस्ट रेट 14% लेना है। तो इंटरेस्ट रेट वो 14% चलेगा। वो कितना चलेगा, 14%। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया आपके पास में, ठीक है। जो एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, ये बॉक्स एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो बस अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि भाई पी रेशियो 8 लेना है और इंटरेस्ट रेट 14% लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जब हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लोन वाला अल्टरनेटिव है उसके अंदर पी रेशियो जब लेने की बारी आएगी तो वहाँ पे 10 नहीं 8 लेंगे। कितना लेंगे सर, 8, ठीक है। अब अल्टरनेटिव 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी डेब्ट इक्विटी रेशियो चेक करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं यहाँ पे प्लान देख लेते हैं, प्लान जो इक्विटी का है उसमें 35% से एक्सीड कर रहा है या फिर नहीं, वो चेक कर लेते हैं। इक्विटी, ठीक है, उसमें देख लेते हैं। कहते हैं डेप्थ डिवाइड बाई डेप्थ प्लस इक्विटी, बताइए अगर इक्विटी से अगर आप जो है प्लान अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में डेप्थ कितना रहेगा सर, वही पुराना वाला 1 करोड़, क्योंकि नया तो 40 लाख रुपए इक्विटी से ले रहे हैं तो नया कोई डेप्थ है ही नहीं। तो डेप्थ सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ है, 1 करोड़, ठीक है। और कहता है डेप्थ 1 करोड़ है, डिवाइड बाई डेप्थ प्लस इक्विटी करना है, डेप्थ तो 1 करोड़ है। इक्विटी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इक्विटी में क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, कहते हैं इक्विटी में पहले का इक्विटी तो है ही है 80 लाख रुपीज़ और 1.2 करोड़, मतलब कि आपके पास में कितना 2 करोड़ जो इक्विटी है वो तो है ही है। 2 करोड़ इक्विटी जो है वो तो है, प्लस कहता है 40 लाख रुपीज़ भी तो इक्विटी से अब इस बार ले रहे हैं, तो कहता है 40 लाख रुपीज़ भी आपके पास में क्या आ जाएगा सर, 40 लाख रुपीज़ भी इक्विटी का ही पार्ट बन जाएगा। तो 40 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में लिख सकते थे 2.4 करोड़ रुपीज़ आप इस तरीके से। तो 2.4 और आपके पास में 1 करोड़, मतलब कि 3.4 हो गया आपके पास में 1 डिवाइड बाई 3.4, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 3.4 करोड़ आपके पास में। और ये परसेंटेज आ रहा है 29.41%, जो कि 35% से ओबियसली कम ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 29.411% है इस तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चीज़ पहले से थी वही चलेगी। मतलब कि कहते हैं कि सर जो पी रेशियो है, मतलब कि सर जो पीई रेशियो अभी तक चल रहा था वही चलेगा।
अभी तक कौन सा चल रहा था सर? पी रेशो अभी तक 10 चल रहा था, तो 10 ही चलेगा। इसका मतलब है इंटरेस्ट जो अभी तक चल रहा था वही रेट चलेगा। इंटरेस्ट रेट जो है वही चलेगा जो अभी तक चल रहा था। अभी तक कितना चल रहा था? 12%, तो अभी भी 12% ही चलेगा। इंटरेस्ट रेट 12%। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 35% से ज़्यादा नहीं गए आप, ठीक है, डेप्थ इक्विटी रेशियो में 35% से ज़्यादा नहीं गए, तो जो चीज़ पहले से थी वही चलेगी। मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो पहले था वही रहेगा। लेकिन अगर 35% से ज़्यादा चले गए तो फिर ये चीज़ हो जाएगी। पी रेशियो 8, इंटरेस्ट रेट 14%। अगेन ये जो छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया वो एग्ज़ाम में नहीं करना है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ज़रूरत नहीं है इसकी। लिख सकते हैं तो लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेज दिखा देना है और उसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पी रेशियो यहाँ पे तो आपके पास में जो नॉर्मल था वही चलेगा 10, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है वो आप एक्सीड नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पी रेशियो 10 ही चलेगा और इंटरेस्ट रेट 12% चलेगा। ठीक है जी, चलिए। तो कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे हम, और इंटरेस्ट में ऐसा है कि सर दूसरे प्लान में, प्लान नंबर 2 जो इक्विटी है उसमें तो कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं नया। पुराना जो 12 लाख चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो सिंपली प्लान नंबर 1 के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। और ऐसा है कि प्लान नंबर 1 के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, तो कहते हैं इंटरेस्ट कंप्यूटेशन। ठीक है, और ध्यान रहे प्लान नंबर 1 है, इंटरेस्ट 14% के हिसाब से लगेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जितना भी डेप लिया है आपने इंटू 14% करना है। कितना डेप लिया है? कहते हैं 40 लाख रुपीज़, तो कहते हैं रुपीज़ 40 लाख इंटू 12% नहीं करना है, 14% करना है। 14%, 40 लाख इंटू 14%। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 5,60,000 इंटरेस्ट, जो नया इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 5,60,000 आपके पास में न्यू इंटरेस्ट आ जाएगा। 12 लाख तो पहले से ही चल रहा था, याद रखिए, वो तो भूलना ही नहीं है। 12 लाख तो पहले से ही चल रहा है। ये नया जो आप 40 लाख रुपए उठाएंगे उसका इंटरेस्ट है 5,60,000। ठीक है, 5,60,000 तो जो नया इंटरेस्ट लगेगा वो। 12 लाख तो जो पहले से चल रहा है वो तो पे करना ही करना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो 12 लाख रुपए तो पहले से ही चल रहा है, वो तो पे करना ही करना है, प्लस 5,60,000 एक्स्ट्रा, तो 12 लाख प्लस 5,60,000, तो टोटल बन गया 17,60,000। 17,60,000, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और जैसे ही माइनस करेंगे आपको ईबीटी मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स 58,92,200 माइनस 17,60,000। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 41,32,200। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 58,92,200, 12 लाख माइनस करेंगे और यहाँ पे आपके पास में आएगा 46,92,000। ठीक है जी, वंस अगेन वही चीज़ कहता है 46,92,000 आपके पास में 200। ठीक है, लीजिए, तो ये दोनों आंसर आ गए अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें से हम 50% टैक्स काट लेंगे। तो 50% इसका यहाँ पे बन जाएगा 23,46,100। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके ये माइनस करेंगे टैक्स अमाउंट और बचेगा भी वही अमाउंट जो आपके पास में आ रहा है, 23,46,100। इस तरीके से यहाँ पे भी 41,32,200 है, इंटू 50% टैक्स रेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 20 लाख रुपीज़, आपके पास में 20,66,100। ठीक,
तो ये जैसे ही अमाउंट आया ये काटेंगे तो अमाउंट भी उतना ही बचेगा। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट 100। ठीक है जी, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करना है। अब प्लान 1 के हिसाब से देखें, लोन जहाँ पे हमने लिया था तो नए कोई इक्विटी है नहीं, पुराने जो इक्विटी शेयर्स है नंबर ऑफ उतने ही चलेंगे, मतलब कि 8 लाख पुराने ये वाले 8 लाख शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 8 लाख जो पहले से थे वही रहेंगे। नए में थोड़ा सा दिक्कत है, कहते हैं नए जो इक्विटी शेयर इशू करेंगे वो भी तो इसमें ऐड होंगे। प्लान नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान रखना है, 8 लाख तो पहले से थे वो तो है ही। ठीक है, 8 लाख तो पहले से थे वो तो है ही नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें ऐड करना पड़ेगा ये जो 40 लाख रुपए के लिए आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अब 40 लाख रुपए के लिए इक्विटी इशू करेंगे, वो कितने में करेंगे वो अमाउंट तो दिया ही नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। अभी तक हम जो कर रहे थे क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन ही हमने इलस्ट्रेशन देखा जो इससे पहले का इलस्ट्रेशन, उसमें डायरेक्टली गिवन था, आपको याद हो तो, कि भाई फेस वैल्यू 10 रुपये है और इस पे प्रीमियम इतना इतना है, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 40 रुपीज़, ऐसा। तो डायरेक्टली हम 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ इस तरीके से निकाल लेते थे। यहाँ पे डायरेक्टली आपको गिवन भी है और नहीं भी। जो स्टूडेंट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, वो देख लेंगे। जो स्टूडेंट नहीं देख पा रहे उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। देखना क्या है सर, देखना ये है कि आपको ईपीएस और पी रेशियो ये गिवन है, जिससे आपको एमपीएस मिलता है। ठीक है, एमपीएस कैसे मिलता है, पी रेशियो इंटू ईपीएस करेंगे एमपीएस मिल जाएगा। हालांकि इन लोगों ने एमपीएस डायरेक्टली गिवन है, लिख कैलकुलेट करके दे रखा है, कई बार नहीं देते, कई बार ये लाइन आपको नहीं दी जाती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको खुद से निकाल लेना है, 2.5 इंटू 10 करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं देना या फिर देना कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप अपने तरीके से 25 निकाल सकते हैं और यही मार्केट प्राइस है शेयर का। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं कहा है तो मार्केट प्राइस पे ही हम इशू करते हैं, ये मानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं 40 लाख रुपए के लिए इक्विटी इशू करा है, 25 रुपये का एक सेल, तो 40 लाख डिवाइड बाई 25 करेंगे, 40 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 25, तो 1,60,000, 1,60,000, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये 9,60,000 हो जाएगा जो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 9,60,000 हो जाएगा जो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे 8 है पी रेशो और यहाँ पे 10 है। जल्दी से ईपीएस निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई करिए। तो सबसे पहला तो है 20 लाख आपके पास में 66,100 डिवाइड बाई 8 लाख आपके पास में, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है ईपीएस 2.5826। ठीक है, सभी का यही आ रहा होगा। इसके बाद कहते हैं यहाँ पे ईपीएस कितना आ रहा है, तो 23,46,100 डिवाइड बाई 9,60,000 और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2.4438। ठीक है, और जैसे ही आंसर आ गया बस एमपीएस निकाल लीजिए। एमपीएस जिसका हायर होगा वही बेस्ट प्लान होगा। तो 2.5826 इंटू 8, मतलब कि यहाँ पे आपके पास में आएगा 20.6608 और यहाँ पे 2.4438 इंटू 10 करेंगे 24.438। ठीक है जी, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें किसका एमपीएस ज़्यादा है, अब यहाँ पे ध्यान रहे ईपीएस के बेसिस पे नहीं, एमपीएस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। जिसका एमपीएस ज़्यादा है, एमपीएस यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो प्लान 2 है इक्विटी, उसका एमपीएस ज़्यादा है सबसे। ठीक है, तो वही प्लान आपके पास में बेस्ट माना जाएगा। वही प्लान आपके पास में क्या माना जाएगा सर, बेस्ट माना जाएगा। तो ये प्लान आपके पास में बेस्ट है, ये प्लान आपके पास में बेस्ट है, ऐसा माना जाएगा। क्लियर है, तो 24.438 आपके पास में बेस्ट प्लान माना जाएगा क्योंकि हायर एमपीएस है। क्या है, हायर एमपीएस। तो ये चीज़ एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्मली ईपीएस जो हायर होता है वही प्लान बेस्ट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है या फिर एमपीएस डायरेक्टली आपको गिवन है, तो फिर एमपीएस के हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तब हम कहेंगे एमपीएस जिसका ज़्यादा है वो बेस्ट प्लान रहेगा।
ठीक है, तो ये आपके पास में सॉल्यूशन हो जाता है। एक बार के लिए क्रॉस चेक आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास में सबसे पहले तो EBIT जो है वो यहाँ पे देखिए, EBIT हमारे पास में जो आ रहा है वो कैलकुलेशन हमने देख रखी है 58,92,200, जिसमें से इंटरेस्ट इन लोगों ने देखिए इस तरीके से डिफरेंट दिखा रखा है। हमने वर्किंग नोट में दिखा है, यहाँ पे इन लोगों ने यहीं पे कैलकुलेशन दिखा दी है। आप दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आप जो भी पसंद है आपको उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे EBIT आ जाएगा, देख लीजिए ये EBIT आपके पास में। ठीक है, 32,200 और यहाँ पे 46 लाख, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे 46,92,200 होगा। एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। 58,92,200 में से 12 लाख माइनस किया तो 46,92,200। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे ये आंसर आएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है वही चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, और फिर 50% सही किया है, देख लीजिए 23,46,000। बस यहाँ पे छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 200 टाइप नहीं हो पाया होगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो इसी तरीके से करिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर अल्टीमेटली सही आएगा। और कहता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास में आ जाएगा, जो हमारे पास में है। और जैसे ही वो करेंगे हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आया, तो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है जी, और उसके बाद EPS मिल जाएगा, जिसे हम P रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में हमने मल्टीप्लाई करा था, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको MPS मिल जाएगा। MPS जिसका भी ज़्यादा होगा वही बेस्ट प्लान माना जाएगा। तो यहाँ पे नोट आपको इस तरीके से लिखना होता है, डिसीजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिसीजन कैसे लिखा हुआ है। कहते हैं कि दो लोन ऑप्शन हैज़ अ हायर EPS लोन में ज़्यादा है, लेकिन जब P रेशियो वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो हम MPS के बेसिस पे अपना आंसर देते हैं, ये याद रखिएगा। तो कहता है कि ऑल्दो आपके पास में EPS ज़्यादा है, किस में, लोन ऑप्शन में। आप देखिए 2.58 ज़्यादा है EPS, लेकिन ये प्लान सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर MPS के बेसिस पे सॉल्यूशन देना है, और MPS किसके ज़्यादा है, इक्विटी ऑप्शन का MPS ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इक्विटी ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ पे आपके पास में ख़त्म हो जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 14, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट था, वर्किंग नोट प्रॉपर प्रिपेयर करिए। ठीक है, जो भी आपके पास में वर्किंग नोट बनती है वो सारी की सारी वर्किंग नोट प्रिपेयर करिए। ठीक है, यहाँ पे 1,60,000 कैसा है वो उसके लिए भी वर्किंग नोट प्रिपेयर करिए, या फिर यहीं पे दिखा सकते हैं कि 40 लाख डिवाइड बाई 25। ठीक है, वो आप अपने तरीके से दिखाइए, लेकिन दिखाना ज़रूरी है कि 1,60,000 कैसे आए, तो कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, मार्क्स होते हैं उसके, नंबर्स होते हैं आपके पास में। तो ये वर्किंग नोट और ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है।